नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे 5, 6 और 7 मार्च से रिलेटेड जो भी करंट फैक्ट है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा मित्रों, हाल ही में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया गया मित्रों? अभी हाल ही में 4 मार्च को मनाया गया। दोस्तों, ये दिवस भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाए जाने का? तो इसको मनाए जाने का उद्देश्य जैसे पुलिसकर्मी हो गए, अर्धसैन्य बल हो गए, कमांडो हो गए, गार्ड होगी, सेना के अधिकारियों और सुरक्षा में शामिल अन्य व्यक्तियों सहित सभी सुरक्षा बलों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो इसको जो मनाने की शुरुआत हुई थी मित्रों, इसको कब से मनाए जाने की शुरुआत हुई थी और किसने इसको मनाए जाने की वो की थी, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? तो ये 1972 में मनाया गया था। और क्योंकि इसी दिन 1966 में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, उसी की याद में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में 4 मार्च को चाहबार दिवस मनाया गया। तो भारत में 4 मार्च को एक और दिवस मनाया गया, उसका नाम क्या है? चाहबार दिवस। ठीक है, ये क्यों मनाया गया दोस्तों? देखिए, विदेश मंत्रालय ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दौरान चाहबार दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। इस वर्चुअल आयोजन में अफगानिस्तान, आर्मीनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। और जो हमारे विदेश मंत्री भारत के, उनका नाम है एस जयशंकर, उन्होंने इसमें उद्घाटन का जो भाषण होता है वो दिया था। चाहबार बंदरगाह का नाम आपने सुना ही होगा दोस्तों, ये ईरान में है और भारत प्रशांत क्षेत्र के यूरेशिया को हिंद महासागर से जोड़ने का एक प्रमुख स्तंभ है। ये ध्यान रखना, चाहबार बंदरगाह। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एलन मस्क हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कर लेना, 2021 में शीर्ष पर है। तो कौन है? एलन मस्क है दोस्तों। एलन मस्क टेस्ला के जो सीईओ है, तो पहले नंबर पे तो है एलन मस्क। सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे आ गए हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के संस्थापक है। और एशिया में पहला स्थान किसको प्राप्त है? तो एशिया में पहला स्थान प्राप्त हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार जोंग सांसाक को, जो कि चीन के हैं। और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है मुकेश अंबानी को। और ऑल ओवर रैंक की बात करें मुकेश अंबानी की, तो 8वीं रैंक है। ठीक है दोस्तों, अगर भारत में बात करें तो भारत के अनुसार जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है भारत में, वो मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है और दूसरा गौतम अडानी को प्राप्त हुआ है। और गौतम अडानी की ऑल ओवर रैंक मिली इसको 48। ठीक है, इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है, एक अपूर्व मेहता है इंस्टाकार्ट के और जीरोदा के हैं निखिल कामत, ये सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं जो कि अरबपति है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, और क्या है। हाल ही में ARIES ने नैनीताल में स्वदेशी रूप से विकसित स्पेक्ट्रोग्राफ स्थापित किया। तो स्पेक्ट्रोग्राफ स्थापित किसके द्वारा किया गया? अभी हाल ही में ARIES के द्वारा किया गया। ये क्या है? पहली बात तो इसका पूरा नाम जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 20 अप्रैल 1954 को। ठीक है, इसको शॉर्ट हिंदी में बोलते हैं आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1954 में हुई, और प्रॉपर डेट जानना चाहते हो तो 20 अप्रैल 1954 को हुई थी। और कहां पर हुई थी? नैनीताल में हुई है ARIES। तो इन्होंने नैनीताल में स्वदेशी रूप से विकसित स्पेक्ट्रोग्राफ की अभी हाल ही में स्थापित किया इनके द्वारा। अभी ये स्पेक्ट्रोस्कोप है क्या? तो भारत में मौजूदा खगोलीय स्पेक्ट्रोग्राफ में अपनी तरह का ये सबसे बड़ा, ध्यान रखना, स्पेक्ट्रोस्कोप है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये दूरदर्शन, जो सूक्ष्म दूरदर्शी वगैरह वो होती है ना, उनसे रिलेटेड है ये। और ये युवा ब्रह्मांड में दूर आकाश गंगाओं के चारों ओर सुपर मैसिव जो ब्लैक होल होते हैं, कॉस्मिक विस्फोटों के आसपास के क्षेत्रों में धुंधले प्रकाश के स्रोतों का पता लगाया जाएगा। एक तरह से दूरबीन है, ये दूरबीन कह सकते हो आप इसको, बड़ा दूरबीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया अभी हाल ही में? दोस्तों, एक प्रसिद्ध बॉक्सर है भारत की, जिनका नाम है मैरी कॉम। मैरी कॉम का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनको बनाया गया इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, अभी वर्तमान में जो समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया है इनको। मैरी कॉम आया, तो मैरी कॉम के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों।
ये भारत की दिग्गज मुक्केबाज है। पहली बात तो इन्होंने 6 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी है। इनका संबंध किस राज्य से है? कई बार राज्य का संबंध पूछ लिया जाता है, कौन सा खिलाड़ी का संबंध कौन से राज्य से है, तो इनका संबंध मणिपुर राज्य से है। और ये एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। साथ ही में 2012 में जो लंदन में ओलंपिक गेम हुए थे उसमें कांस्य पदक इन्होंने जीत चुका है। जो भारत के 4 सर्वोच्च सम्मान होते हैं, वो 4 सर्वोच्च सम्मान कौन कौन से होते हैं? भारत रत्न होता है, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। उसमें से इनको भारत रत्न को छोड़कर सभी जो नागरिक सम्मान होते हैं भारत के वो मिल चुके हैं, यानी कि 3 नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। भारत रत्न इनको नहीं मिला अभी तक। इनको कौन कौन से मिल गए हैं? तो पद्म श्री इनको मिल गया, पद्म भूषण मिल गया और पद्म विभूषण भी इनको प्राप्त हो चुका है। इनको भारत का जो खेल क्षेत्र में सर्वोच्च खेल सम्मान होता है राजीव गांधी सम्मान, वो भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार दिलाने की लिस्ट में कौन से नंबर पर रहा? तो 123वें नंबर पर रहा। तो भारत का जो लिस्ट में नाम है वो कौन से नंबर पे? 123वें नंबर पे है। देखिए दोस्तों, महिला कारोबार एवं कानून 2021 की रिपोर्ट जो जारी की गई है, हालांकि रिपोर्ट 21 में जारी की गई है, 2020 की रिपोर्ट है ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई और इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वो 123वां प्राप्त हुआ है। जो टॉप 10 देश है उनका नाम है बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लातविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा, पुर्तगाल और आयरलैंड। ये 10 ऐसे देश है जो कि महिलाओं को शादी करने, बच्चे पैदा करने और कारोबार करने का समान अधिकार देते हैं। और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 123वां। भारत का पता रखना आपको, इस लिस्ट में भारत का कौन सा नाम है। अब वर्ल्ड बैंक चर्चा में है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मित्रों अगर पूछा जाए तो वाशिंगटन DC में। इसका उद्देश्य क्या है वर्ल्ड बैंक का? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो भी इसके सदस्य राष्ट्र होते हैं उनको पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में इनकी आर्थिक सहायता देना इसका मुख्य कार्य होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और वर्तमान में जो इसके हेड है उनका नाम है डेविड मालपास। क्या है? डेविड मालपास। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये मेरा आप कमेंट्स करके बताइएगा कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के जो सदस्य देश है उनकी संख्या कितनी है, वो आपको कमेंट्स करके बतानी है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया। तो कहां पर बनाया गया ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर? वो ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया। दोस्तों ये मंदिर तंजावुर का तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर है और इस मंदिर का डिजाइन भारतीय विश्व धरोहर जो तंजावुर है के बृहदेश्वर मंदिर से लिया गया है और इसको ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न का श्री वक्रतुंड मंदिर है ये, और भारत से बाहर पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध का एकमात्र मंदिर है, ध्यान रखना। अब ऑस्ट्रेलिया चर्चा में आ गया तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट भी जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो पहली बात तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व के जितने भी महाद्वीप है उनमें सबसे छोटा महाद्वीप है, ध्यान रखना। अब ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसकी राजधानी का नाम है कैनबरा और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो डॉलर चलती है, उसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। और आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और अभी थोड़े दिन पहले भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए थे ऑस्ट्रेलिया में, उनका नाम क्या है? मनप्रीत वोहरा। क्या नाम है? मनप्रीत वोहरा। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया। तो प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है, विश्व का पहला ऐसा अभ्यारण्य जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों जो ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों द्वारा प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए ये इसका उद्देश्य है, इसीलिए इसको स्थापित किया गया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ये विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त होने की कगार पर है, उनको बचाने के लिए ये स्थापित किया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में खेलो इंडिया इंटरनेशनल गेम्स का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीता। तो किसने जीत लिया? जम्मू कश्मीर ने जीत लिया, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है एक। देखो जम्मू कश्मीर आ गया, स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर पहले एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जो धारा 370 और 35A के तहत, लेकिन
5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को समाप्त करने की घोषणा की थी, जिसे आधिकारिक रूप से 31 अक्टूबर 2019 को मतलब इसको जो राज्य का दर्जा प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। और कौन कौन से बना दिए इसको विभाजन करके, एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, ये जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बनाए गए थे। अब जम्मू कश्मीर के बारे में और स्टेटिक्स पॉइंट जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो श्रीनगर है, ध्यान रखना। वर्तमान में यहाँ के अगर उपराज्यपाल की बात करें कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, तो अभी वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लेकिन जो पहले नंबर के जब इसको अलग पहली बार केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो उस समय जो उपराज्यपाल थे उनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू, और गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी भारत का केक बना दिया 14वें नंबर का, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर का जो वाहन अक्षर होता है मित्रों वो होता है JK। क्या होता है? JK होता है, वाहनों के आगे पीछे लिखा हुआ रहता है ना। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो वर्तमान में चीफ जस्टिस है उनका नाम है राजेश बिंदल। क्या नाम है? राजेश बिंदल है। चलो मित्रों नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इजराइल देश में आधिकारिक तौर पर UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इजराइल देश में आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है मोहम्मद अल खाजा। क्या नाम है? मोहम्मद अल खाजा। दोस्तों आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के साथ एक समझौता हुआ था, और ऐसा समझौता करने वाला अरब का पहला देश बन गया था कौन? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अब इजराइल चर्चा में आ गया देश, और एक कौन सा आ गया? UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ये दोनों देश आए, तो इन दोनों देशों के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम इजराइल के बारे में। मित्रों इजराइल दक्षिण पश्चिमी एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। ये इसकी राजधानी है यरूशलेम, कई जगह आपको जेरूशलेम भी मिलती है। और इजराइल के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू है। और ये 5वीं बार बने, ध्यान रखना। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है रिवेन रिवलिन, और मुद्रा का नाम है यहाँ की इजरायली न्यू शेकेल। और इजराइल की संसद को नेसेट नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेसेट नाम से जाना जाता है। अब UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात चर्चा में आया, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों UAE एशिया महाद्वीप में स्थित ये भी एक देश है। इसकी राजधानी का नाम होता है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी यहाँ की राजधानी का नाम है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है UAE दिरहम। क्या नाम है? UAE दिरहम। और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और यहाँ की संसद को फेडरल नेशनल काउंसिल के नाम से जाना। देखिए दोस्तों UAE की संसद को तो किस नाम से जाना जाता है? फेडरल नेशनल काउंसिल के नाम से। लेकिन इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता था? नेसेट नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार कई बार आपसे संसद के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन से देश की संसद को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों UAE का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है दुबई। और दुबई में दोस्तों ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो भी दुबई में है। और दुबई कहाँ है? UAE में। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इंदौर शहर शीर्ष पर रहा। क्या? इंदौर जो शहर है वो पहले स्थान पर रहा है। लेकिन दोस्तों ये अलग अलग कैटेगरी में जारी की गई है। ये देखिए जो सूचकांक जारी किया गया है वो आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा इसको जारी किया गया है। अब दोस्तों आवास और शहरी मामलों के जो वर्तमान राज्य मंत्री उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने सूचकांक को 2 श्रेणियों में बांटा है। एक तो जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, मतलब 1 मिलियन से अधिक है, और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से कम है। तो सबसे पहले जानते हैं जिसमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या, उसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो जो मिलियंस प्लस जनसंख्या श्रेणी है उसमें पहला स्थान इंदौर को, दूसरा सूरत को, तीसरा भोपाल को। और जो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं उसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को, और तिरुपति को, और गांधीनगर को। पहला NDMC को, सेकंड तिरुपति को, और थर्ड गांधीनगर को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में
लगातार 90 वर्ष शीर्ष पर मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएसए में है, ये पहले स्थान पर रही है। दोस्तों क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का ये 11वें नंबर का संस्करण जारी किया। इसमें लगभग क्या पूरे 1000 विश्वविद्यालयों की रैंक जारी की गई है। उसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को हुआ है। और बात करते हैं कि सेकंड स्थान पर प्राप्त किसको हुआ है, तो सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो भी यूएसए में ही है। और तीसरा स्थान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। भारत की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें पहला स्थान आईआईटी बॉम्बे को, लेकिन आईआईटी बॉम्बे भारत में तो पहला स्थान है लेकिन ऑल ओवर जो रैंक है वो 172 है। कौन सी है, 172 है। अगर सेकंड स्थान की बात करें भारत में सेकंड स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो आईआईएससी बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है, ऑल ओवर रैंक है इसकी 185। और इसी प्रकार तीसरा स्थान भारत में प्राप्त हुआ है आईआईटी दिल्ली को और इसका ऑल ओवर रैंक है 193। ठीक है, भारत की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप 100 होती है उसमें एक भी शामिल नहीं है। भारत की 200 में तो शामिल है, टॉप 200 है उसमें शामिल है। और ये तीनों जो अभी बताइए आपको, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी दिल्ली, ये शामिल है, लेकिन टॉप 100 में एक भी शामिल नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसको काट लेना, हाल ही में स्पेस एक्स जो कि एक स्पेस एजेंसी है ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफल परीक्षण किया। तो किसने किया, स्पेस एक्स के द्वारा किया गया। दोस्तों स्पेस एक्स जो स्पेस सेक्टर की एक प्राइवेट एजेंसी है, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इसकी स्थापना हुई थी सन 2002 में और जो इसके संस्थापक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO है उनका नाम है एलन मस्क और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया अमेरिका में और इसके COO वो है गविन शॉर्टवेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए समझौता किया। तो भारत ने कौन से देश के साथ समझौता किया अभी हाल ही में, फिलीपींस के साथ। कौन सी मिसाइल को लेकर, ब्रह्मोस मिसाइल को। दोस्तों आपने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम तो सुना ही होगा। इसका जो नाम रखा गया ब्रह्मोस, वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये भारत और रूसी संयुक्त उद्यम है, ध्यान रखना। ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा निर्मित है। इसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वर्तमान में इस मिसाइल का उपयोग केवल भारत के द्वारा किया जाता है। अब आपने कई बार सुना होगा क्रूज मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रूज मिसाइलें कौन सी होती है। तो दोस्तों जो क्रूज मिसाइलें होती है ये आकार में पहली बात तो छोटी मिसाइलें होती है और थोड़ी मात्रा में हथियार ले जा सकती है, ध्यान रखना। और इसे आसानी से छिपाया जा सकता है। अपना फ्यूल स्वयं रखती है और ये ऑक्सीजन हवा से ले सकती है जो क्रूज मिसाइल होती है। अब बात करते हैं बैलिस्टिक यानी भारी। ये आकार में बड़ी होती है, अधिक मात्रा में हथियार ले जा सकती है, इसे आसानी से छिपाया नहीं जा सकता और अपना फ्यूल स्वयं रखती है। इसमें ऑक्सीजन टैंक होता है। अब फिलीपींस देश चर्चा में आया तो फिलीपींस के बारे में भी कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। तो फिलीपींस दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मनीला और मनीला में ही ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है फिलिपिनी पैसो। वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति है उसका नाम है रोड्रिगो दुत्रेते और सबसे बड़ा जो यहाँ का नगर है फिलीपींस का उसका नाम है क्यूजन शहर। और वर्तमान में भारत के जो राजदूत है यहाँ पे उनका नाम है शंभू S कुमारन। कौन है? शंभू S कुमारन। चलो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में UNGA ने भारत की पहल पर 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। UNGA इसका मतलब क्या है? UNGA का मतलब यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है उसका नाम है वोल्कन वोजिकर। क्या नाम है? वोल्कन वोजिकर। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बंगलुरु शीर्ष पर रहा, वही जिसका 1 मिलियन प्लस
और 1 मिलियन से कम जो जनसंख्या, अलग अलग आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया इसको भी। तो इसमें जो ये बेंगलुरु है इसको 1 मिलियन प्लस की जो श्रेणी है उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसको जारी किसने किया, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को, तो इसको जारी करने वाला है आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा इसको जारी किया गया है। देखो दोस्तों, अगर बात करें इसमें रैंकिंग में कुल शहर कितने शामिल किए गए थे, तो इसमें 111 शहरों को शामिल किया गया था और 2 श्रेणियों में, एक तो जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक है और एक 1 मिलियन से कम है। तो 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या में पहला स्थान प्राप्त हुआ बेंगलुरु को, दूसरा पुणे को और तीसरा अहमदाबाद को। और 1 मिलियन से कम श्रेणी वाले जो शहर है उसमें शामिल किया गया, पहला स्थान प्राप्त हुआ शिमला को, दूसरा भुवनेश्वर को और तीसरा सिलवासा को। दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल है उसके द्वारा डाटा नहीं दिया गया था, इसलिए डाटा चैलेंज के कारण पश्चिम बंगाल का कोई भी शहर इसमें शामिल नहीं किया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें किसी प्रकार का किसी भी शहर को शामिल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने डाटा नहीं दिया था इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 18 घंटे में 25.54 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो दोस्तों, ये NH52 है, उसके बीच में बनाई गई, सोलापुर से विजयपुर के मध्य। और इसको जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में स्थित IGM इंडिया कंपनी, उसकी मदद से इस सड़क का निर्माण किया है। इसमें लगभग 500 जो संविदा कर्मी थे उन्होंने भाग लिया था। अब NHAI आ गया, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आ गया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में हुई थी दोस्तों। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके जो हेड है NHAI के, उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। क्या नाम है? सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कीरोन पोलार्ड एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? अभी हाल ही में कीरोन पोलार्ड बन गए दोस्तों। कीरोन पोलार्ड दोस्तों ये वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर एक क्रिकेटर है। तो ये तीसरे बल्लेबाज बन गए विश्व के। पहले बने थे हर्षेल गिब्स जो कि दक्षिण अफ्रीका थे, और दूसरा थे युवराज सिंह जो भारत के हैं। अगर T20 की बात करते हैं तो T20 में इनका दूसरा स्थान है। पहला T20 में है स्थान युवराज का, युवराज सिंह जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, और दूसरा इनका पोलार्ड का, कीरोन पोलार्ड है जो कि ये वेस्ट इंडीज के हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, हाल ही में जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की तरफ से 900 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो इंग्लैंड की तरफ से 900 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन। इन्होंने 900वां नंबर का जो विकेट लिया वो अजिंक्य रहाणे का लिया है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो अहमदाबाद गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से उसको जाना जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप ने अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता। तो अवनी लेखरा ने अभी कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। और ये कौन है? राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में जीता है। इनके द्वारा 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ इन्होंने फरीदाबाद की जो मानव रचना शूटिंग रेंज में आयोजित प्रतियोगिताओं के अंतर्गत भी 10 मीटर प्रोन इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। अवनी लेखरा वर्ष 2021 में अगस्त में जो टोक्यो में होने वाली जो ओलंपिक खेल है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी करेगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वैन इफ्रा ने द हिंदू न्यूज एजेंसी को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया। किसने दिया दोस्तों? वैन इफ्रा के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया? द हिंदू न्यूज एजेंसी को दिया गया। द हिंदू जो अखबार है वो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला अखबार, ध्यान रखना। इसकी स्थापना हुई थी 1878 को। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में, और इसका जो प्रकाशक है वो है एन रवि। क्या नाम है प्रकाशक का? नाम एन रवि नाम है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, मार्च 2021 में FATF ने पाकिस्तान को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की।
तो एफएटीएफ का नाम होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स। इसका गठन हुआ 1989 में, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस, और इसके अध्यक्ष है वर्तमान में मार्कस प्लेयर। ठीक है, ग्रे लिस्ट को बढ़ी हुई निगरानी समूह के रूप में भी कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि एफएटीएफ के द्वारा जो अनिवार्य रूप से 27 पॉइंट एक्शन प्लान्स को लागू करने में पाकिस्तान विफल रहा, इसलिए उसको ग्रे लिस्ट में। अगर मान लो ये इनको लागू नहीं करता है तो इसको ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब इसको ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जो कई संगठन होते हैं जिनसे वित्तीय सहायता वगैरह प्राप्त होती है, जैसे आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, यूरोपियन संघ, इनसे वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है। और किसी देश को अगर कोई ऐसे जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं अगर ये सहायता उपलब्ध नहीं कर पाएंगे तो फिर वो देश अपना विकास कैसे करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ग्रे लिस्ट में रख दिया गया, क्योंकि ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको शरण देता है आतंकवादियों को, इसलिए रख रखा है। अब दोस्तों पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान के बारे में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। अगर पाकिस्तान, पहली बात तो भारत का एक पड़ोसी देश है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है इस्लामाबाद। यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रुपया, और पाकिस्तानी रुपया नाम से जाना जाता है। जो रुपया मुद्रा होती है वो पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों में भी है, जैसे मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशेल्स, और पाकिस्तान में तो रुपया चलती है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ की संसद है पाकिस्तान की, उसको नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। और ये अगर महाद्वीप पूछा जाए तो भारत अगर एशिया महाद्वीप में भारत का पड़ोसी देश है तो ये भी एशिया महाद्वीप में आएगा, जाहिर सी बात है। वर्तमान यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है इमरान खान, जो कि पूर्व पाकिस्तान के क्रिकेटर भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति का नाम है पाकिस्तान के वर्तमान, उनका नाम है डॉक्टर आरिफ अलवी। सबसे बड़ा नगर है पाकिस्तान का, उसका नाम है कराची। और अगर बात करें दोस्तों कि जो मैकमोहन रेखा का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैकमोहन रेखा किसके मध्य, भारत और चाइना के मध्य। 38 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया जो देश है उनको अलग करता है, कोरियाई देशों को। 49 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अलग करता है। और अगर बात करें कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। और पाकिस्तान की जो सांस्कृतिक अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ की सांस्कृतिक राजधानी का नाम है लाहौर, और वैसे जो राजधानी है उसका नाम क्या है, इस्लामाबाद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, देखिएगा हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौशल मातृत्व योजना शुरू की। तो कौशल मातृत्व योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई। छत्तीसगढ़ राज्य के जो वर्तमान में सीएम है भूपेश बघेल, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है दूसरी बालिकाओं के जन्म पर माताओं को प्रोत्साहित राशि प्रदान करना रखा गया है, जिसकी मदद से माता अपने बच्चों को कुपोषण से बचा सके। इस योजना के तहत बच्चों की माता, जो बच्चियां होगी उनकी जो माता होगी, उनको 5,000 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में जमा करवा देगी गवर्नमेंट, ध्यान रखना। अब छत्तीसगढ़ स्टेट चर्चा में आया तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ये मध्य प्रदेश से पृथक होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। प्रथम यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने थे उस समय 2000 में, तो उनका नाम था अजीत जोगी मरवाही, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है दिनेश नंदन साय। ठीक है, और वर्तमान यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रायपुर। दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पे जो रायपुर है वहाँ पर स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम तो है मित्रों भूपेश बघेल, और राज्यपाल जो वर्तमान में है उसका नाम है अनसुईया उइके। लेकिन जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम क्या था, दिनेश नंदन साय। पर जो पहले राज्यपाल थे छत्तीसगढ़ के उनका नाम है दिनेश नंदन साय, और वर्तमान में जो राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के उनका नाम है अनसुईया उइके। यहाँ से लोकसभा की जो सीटें हैं वो 11 जाती हैं और राज्यसभा की 5, और वर्तमान विधानसभा की सीटें हैं 91, 90 प्लस 1 है। और बात करें यहाँ का जो वाहन अक्सर होता है छत्तीसगढ़ का, तो वो क्या होता है, सीजी। क्या होता है, सीजी होता है। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो वर्तमान में चीफ जस्टिस है उनका नाम है PR रामचंद्र मेनन। क्या नाम है, PR रामचंद्रन मेनन नाम है दोस्तों।
अगर बात करें कि ये अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है छत्तीसगढ़, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से तो अलग हुआ ही है, साथ ही में यूपी, झारखंड और उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में ही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान ने LANG, क्या नाम है, LNG है दोस्तों, LNG कर लेना, LNG गैस के लिए कतर देश के साथ 10 साल के लिए समझौता किया। कौन सी गैस के लिए, LNG। देख लो दोस्तों, जो लिक्विड नेचुरल गैस होती है इसका पूरा नाम है, LNG का पूरा नाम क्या है, लिक्विड नेचुरल गैस, यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस है ये प्राकृतिक गैस मुख्यतः एथेन यानी C2H6 और मीथेन CH4 के मिश्रण के द्वारा इसे बनाई जाती है। ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करने के लिए ठंडा करके स्टोर किया जाता है इसे। कतर देश आया है, तो कतर देश के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लो दोस्तों। देखिए, जो कतर है, कतर एक खाड़ी देश है, इसकी राजधानी दोहा है, प्रधानमंत्री यहाँ के खालिद बिन खलीफा, और यहाँ मुद्रा चलती है उसका नाम है कतरी रियाल, और यहाँ की राजभाषा का नाम है अरबी। क्या नाम है, अरबी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन देश के साथ 5वीं वर्चुअल समिट का जो समिति की है उनके साथ सम्मेलन किया है, उनसे वर्चुअल वार्ता की है, ध्यान रखना, स्वीडन देश के साथ। तो स्वीडन देश के जो प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन, उनके साथ इनकी 5वें नंबर की वर्चुअल समिट हुई है। अब देखो दोस्तों, स्वीडन देश आया चर्चा में, तो स्वीडन की जो राजधानी है उसका नाम है स्टॉकहोम, राजभाषा का नाम है स्वीडिश, प्रधानमंत्री का नाम अभी बताया आपको स्टीफन लोफवेन, और यहाँ के जो राजा है वर्तमान में उनका नाम है कार्ल 16 गुस्ताफ। क्या नाम है, कार्ल 16 गुस्ताफ, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है स्वीडिश क्रोना। क्या नाम है, स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, हाल ही में DRDO ने चांदीपुर में SFDR मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चांदीपुर मित्रों ओडिशा में यहाँ पर किया गया SFDR का। SFDR का मतलब होता है सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट, इसका पूरा नाम होता है। ये एक मिसाइल प्रणोदक प्रणाली है जिससे मुख्य रूप से हैदराबाद में DRLD और RCI ने तैयार किया है। किसने किया है, DRLD, यानी इसका पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इसका पूरा नाम होता है। और RCI का पूरा नाम होता है मित्रों रिसर्च सेंटर इमरत, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया। DRDO आया चर्चा में, तो DRDO के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। DRDO का पूरा नाम इंग्लिश में होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। आपसे पूछा जाएगा DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को हुई, इसलिए प्रतिवर्ष 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और यहाँ के जो वर्तमान में हेड है उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी नाम है। और बात करें इसका एक मोटो है मित्रों, संस्कृत में इसका मोटो मिलता है बलस्य मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में NPCI ने SBI बैंक के साथ मिलकर भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पॉस लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया, NPCI ने SBI के साथ मिलकर। NPCI का नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। वर्तमान जो निर्गत अध्यक्ष है इसका वो विश्वा मोहन महापात्रा है, और MD एंड CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है दिलीप असबे। अगर बात करें SBI की, तो SBI जो बैंक है इसका पूरा नाम होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा बैंक का, ध्यान रखना। सेकंड नंबर पर आता है PNB, और थर्ड पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई मित्रों SBI की 1 जुलाई 1955 को, और SBI का पहले नाम SBI नहीं था, इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 को। और SBI का जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में SBI के जो हेड है उनका नाम है दिनेश कुमार खर्रा। क्या नाम है, दिनेश कुमार खर्रा। चलो नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, हाल ही में लेखक मोहन कृष्ण बोहरा को वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
बिहारी पुरस्कार दोस्तों जो प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी है उनके नाम पर दिया जाता है। ये पुरस्कार हर साल राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। कोशिश यही रहती है कि राजस्थानी लेखक को दे और 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी व राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसको दिया जाता है। इसको जो प्रदान करता है, कौन देता है इसको, तो इसको देता है के बिरला फाउंडेशन। और इसमें जो पुरस्कार राशि होती है वो 2 लाख रुपए होती है, 2,50,000 रुपये होती है। और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक पट्टिका भी दिया जाता है। जो लेखक है मोहन कृष्ण बोरा, इनको इनकी एक पुस्तक है 2016 में लिखी गई थी, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए, तो इस पुस्तक के लिए इनको दिया गया है। और पुरस्कार का जो इस बार संस्करण था वो 30वां नंबर का था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी पुरस्कार देने की वो 1991 से इसकी शुरुआत हो गई थी मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कौन सा है। हाल ही में तरुण बजाज को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। दोस्तों किसको दिया गया, तरुण बजाज को दिया गया। वर्तमान में जो राजस्व सचिव थे उनका नाम था अजय भूषण पांडे, लेकिन ये 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए। और अजय भूषण पांडे को वित्त सचिव का कार्यभार भी दे रखा था। और अब ये जो राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो किसको दे दिया गया है, तरुण बजाज को। और तरुण बजाज जी है कौन, तो ये एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, यानी कि एक IAS ऑफिसर है ये। और ये 1988 बैच के हरियाणा कैडर के ऑफिसर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन करके परिषद का नाम बीमा लोकपाल परिषद रखा गया। क्या नाम रख दिया, बीमा लोकपाल परिषद रखा गया। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने बीमा सेवाओं की कमियों के बारे में समयबद्ध, लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से बीमा धारकों की शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए संशोधन किया मित्रों। अब इसका नाम बदलकर नाम चेंज कर दिया गया है इसका, और नाम रख दिया गया है बीमा लोकपाल परिषद रख दिया गया है। इससे पहले लोकपाल को शिकायतों का दायरा केवल विवादों तक ही सीमित था, लेकिन अब बीमाकर्ताओं, एजेंटों, दलालों, अन्य बिचौलियों को और से सेवा में कमियों को शामिल करने से इसे बढ़ा दिया गया है इन सबको। अब लोकपाल चर्चा में है तो लोकपाल के बारे में भी कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। लोकपाल की स्थापना हुई थी मित्रों 19 मार्च 2019 को, और लोकपाल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहां पर है, नई दिल्ली में। प्रथम और वर्तमान जो अध्यक्ष है उनका नाम है PC घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस PC घोष है उनका पूरा नाम मिलता है, पिनाकी चंद्र घोष। और इनकी जो नियुक्ति करता है लोकपाल की वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें दोस्तों लोकपाल में 1+8 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 तो न्यायिक सदस्य होते हैं और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है मित्रों, ये थी हमारी करंट जी के। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक